क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ओवरव्यू पढ़ा था चैप्टर का थोड़ा सा, और सेल थ्योरी पढ़ ली थी, सेल का ओवरव्यू पढ़ लिया था। ठीक है, सेल ओवरव्यू में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो अलग अलग टाइप की सेल हैं उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोट्स में होते हैं, कौन से हैं जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, कौन से ऐसे हैं जो दोनों के अंदर होते हैं। ये सब हमने कल पिछले क्लास में क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। प्रोकैरियोट्स को या फिर प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल को कॉम्प्लेक्स सेल बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, झिल्ली वाले कोशिकाएं होते हैं और बिना झिल्ली वाले भी होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सिर्फ बिना झिल्ली वाले यानी कि बिना मेम्ब्रेन वाले कोशिकाएं ही होते हैं, यानी कि झिल्ली वाला कोई भी कोशिका उसके अंदर नहीं होता, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे, जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल के लिए वहाँ पे पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल के लिए पढ़ा था, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल तो हमने जो कल पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में तो किन के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, किन के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो मोस्टली जो मोनेरा ग्रुप था, मोनेरा ग्रुप के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ठीक है, और सारे के सारे सिंगल सेलुलर होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो जीव हैं मोनेरा में वो सारे के सारे सिंगल सेलुलर जीव हैं। अब यूकैरियोटिक के लिए हमने पढ़ा था, तो यूकैरियोटिक में कौन कौन से ग्रुप आ रहे थे, यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा आ रहा था जिसमें सिंगल सेलुलर हो रहे थे। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में 3 आ रहे थे, कौन कौन से, प्लांटी, उनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ रहे थे। क्लियर। तो मोनेरा जब हमने पढ़ना स्टार्ट करा है आज से, तो मोनेरा का इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये क्लियर है कि प्रोकैरियोटिक जीव है। ये कैसे जीव है, प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। और एक और चीज हमने वहां पे लिखी थी, क्या लिखी थी, कि सारे के सारे कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल वाले होते हैं। क्लियर। अब ये सभी सरल एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो इनकी कोशिका किस प्रकार की होगी, कोशिका के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। सबसे पहली बात यहाँ से मोस्ट चीज इनकी ये रहती है कि इनकी सेल के चारों ओर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल है सेल वॉल, सेल के चारों ओर क्या होती है, एक सेल वॉल होती है जो बनी होती है, किसकी बनी होती है, फॉर्म बाय पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो मोनेरा के पास एक सेल वॉल होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है, अगर एक कोशिका इस तरह से बना ली जाए, मान लीजिए ये हम यहाँ पे एक सेल बना ले रहे हैं, इसमें अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी ना जी, बाहर की तरफ क्या होगी, सेल वॉल। ठीक है, ये है इसकी सेल वॉल जो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। यहाँ पे इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, और सिंगल क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं आप, सिंगल क्रोमो। ये डीएनए, यहाँ पे आपको एक ध्यान देने की चीज ये है कि अगर मैंने ये सिंगल लिखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है।
यहाँ पे सिंगल लिखने का मतलब ये है कि डीएनए का एक सिंगल पीस है, ना कि ये कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन उसका सिंगल पीस है जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा ग्रुप के जितने भी जीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक सिंगल सर्कुलर यानी अ पीस ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का एक पीस होता है जो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, जिसको आप सिंगल क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिंगल क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या होगा, इसके साथ साथ इसके अंदर राइबोसोम भी होगा। राइबोसोम कौन सा होगा इसके अंदर, 70S होगा, 70S होगा। यहाँ पे इसके अंदर ऐसे मान लो ये कोई रखे हुए हैं आरएनए, इनके ऊपर इस तरह से मान लीजिए ये यहाँ ये लगी हुई है प्रोटीन आरएनए और ये लगा हुआ है प्रोटीन। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें कि मोनेरा की कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, तो मोनेरा जो जीव हैं, मोनेरा वर्ग के या मोनेरा ग्रुप के जो जीव हैं, उनके अंदर क्या होता है, राइबोसोम जो कि 70S होता है, उनके अंदर आरएनए होता है, उनके अंदर प्रोटीन होता है। क्योंकि राइबोसोम है तो राइबोसोम का काम मोस्टली प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन को बनाना है, तो इनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगी, तो इनके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन भी होती है। इनके बाहर एक क्या होती है, वॉल होती है, सेल वॉल होती है, जो किसकी बनी होती है, पेप्टाइड लाइगन की बनी होती है। एक पीस होता है डीएनए का, जिसे सिंगल सर्कुलर डीएनए या फिर सिंगल क्रोमोसोम की फॉर्म में देख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए नॉर्मली बेसिकली यहाँ पे चलते फिरते आपसे पूछ ले भैया कि बताओ मोनेरा की सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो सिंगल क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। तो ये मोनेरा से रिलेटेड चीजें थी जो आपको मोस्टली देख लेनी है और एनसीईआरटी इतना ही कवर करके जाती है। क्लियर, इसको लिख लीजिए आप। उसके बाद ये जो कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाएं जो है वो सारी की सारी एक साइज की तो होंगी नहीं, इनके साइज अलग अलग होंगे। कोई कैसी होगी, कोई कैसी होगी, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, किसी का आकार अलग होगा, किसी का आकार अलग होगा। तो सेल साइज की बात कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, किसकी बात कर ले रहे हैं, सेल के साइज की। साइज के आधार पर कोशिकाएं कैसी कैसी होंगी या फिर कौन कौन सी कोशिका का साइज कितना होता है। तो हमारी जो एनसीईआरटी हमें साइज देके जा रही है, एक तो दे रही है स्मॉलेस्ट सेल, यानी कि सबसे छोटी कोशिका जो हमें माइक्रोप्लाज्मा दी हुई है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे 0.3 μm उसका साइज दिया हुआ है। कई बार पीपीएलओ जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म रहता है उसका साइज 0.1 μm भी कुछ बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख ले रहे हैं स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है, कौन सी कोशिका है जो सबसे छोटी कोशिका है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक कोशिका है जो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये विदाउट ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकती है, यानी कि ऑक्सीजन के बिना भी ये जीवित रह लेती है, यानी कि इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। दूसरे शब्दों में इसको पीपीएलओ, ये भी माइकोप्लाज्मा का ही एक उदाहरण है। ठीक है, साइज इसका कितना होता है, 0.3 μm, कुछ जगह पे पीपीएलओ लिखा होता है और 0.1 μm भी इसका साइज दिया गया है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट सेल है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, जिसका साइज 0.3 या फिर 0.3 μm होता है। उसके बाद में लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, तो वो तो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल, ये सबसे बड़ी कोशिका है। उसके बाद में अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात कर लें, लंबी कोशिका,
तो लॉन्गेस्ट कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है, जो कि हमारे दिमाग से लेके शरीर के विभिन्न भागों तक फैली हुई रहती है, वो होती है नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल वो होती है नर्व सेल। हिंदी में उसको तंत्रिका कोशिका हम लोग पढ़ के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जितने भी बच्चे सब हिंदी मीडियम के ही हैं। तो तंत्रिका कोशिका जिसे हमने पढ़ा था वही कोशिका क्या है? नर्व सेल है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका है। एक और सेल का साइज यहाँ पे दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी ने, ह्यूमन आरबीसी का साइज। किसका साइज दिया हुआ है? ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन की जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका साइज यहाँ पे दिया हुआ है 7.0 म्यूएम। 7.0 म्यूएम ये ह्यूमन की आरबीसी का साइज है। बैक्टीरिया का साइज मोस्टली 3 to 5 म्यूएम होता है। 3 to 5 म्यूएम। तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर कुछ कोशिकाओं का साइज दिया हुआ था जो हमें पढ़ लेना था, या फिर हमें कोशिका के साइज की अगर बात करें कि साइज के आधार पर कोशिकाएं कैसे कैसे होंगी। एक सबसे बड़ी कोशिका होगी, छोटी कोशिका होगी। तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा 0.3 म्यूएम, पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो कितना होता है 0.1 म्यूएम, कुछ बुक के अंदर दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने मोस्टली इसको 0.3 म्यूएम ही दिया हुआ है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच है, इसका साइज यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बाकी अनदर बुक में आप देखने की ज़रूरत भी नहीं है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है, यानी कि आपकी तंत्रिका कोशिका ही सबसे लंबी कोशिका है। ह्यूमन की आरबीसी का साइज आपको दिया हुआ है 7.0 म्यूएम, और बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो बैक्टीरिया का साइज मोस्टली कितना होता है? बैक्टीरियल सेल का साइज जो होता है वो 3 to 5 यानी कि 3 से 5 म्यूएम के बीच में इसका साइज होता है। अब इनके शेप आकार भी अलग अलग होंगे। इनके जो शेप होंगे, शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, कोशिका के जो आकार होंगे वो भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, है ना। जबकि जैसे कि आपने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा आरबीसी राउंड सेल बाइकॉन्केव राउंड होगी, या फिर कैसी होगी? बीच में से पतली, किनारों से मोटी टाइप की। WBC ये वाइट ब्लड सेल्स जो अमीबोइड होती है, यानी कि अमीबा की तरह होती है, यानी कि इसका आकार जो है वह निश्चित नहीं होता है। इसका आकार क्या है? वो निश्चित नहीं होता है। इसीलिए ये अपने आकार को क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है। क्या करती रहती है? बदलती रहती है अपने आकार को। जैसे अमीबा आपने देखा, अमीबा आपने पढ़ा तो उसके बारे में आपने क्या पढ़ा कि अमीबा की जो आकृति है वो निश्चित नहीं है, वो अपने आकार को बार बार चेंज करता रहता है। वैसे ही ये क्या है? अपने आकार को ये भी क्या होगी? जैसे मान लो कि अभी ये ऐसी है, कुछ देर बाद ये ऐसी हो जाएंगी, यानी कि ये अपने आकार को क्या करती रहती हैं? चेंज करती रहती हैं। तो इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? अमीबा की तरह। जैसे अमीबा चेंज करता रहता है वैसे ये भी करते रहते हैं। एक और यहाँ से इनसे रिलेटेड मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। इनके अंदर ये क्षमता होती है, क्योंकि ये अपने साइज को एडजस्ट कर लेती हैं, है ना, चेंज कर लेती हैं। तो ये क्या करती हैं? ये जो ब्लड की वेसल्स हैं उनसे, जो वेसल्स जिनके अंदर ये जा रही होती हैं, वहाँ से क्या होती है? ये आर पार निकल के चली जाती हैं। वेसल्स की जो वॉल है उसको भेद कर, यानी कि उसमें से निकलकर आर पार चले जाती हैं, और इनकी इस काम को या फिर इनकी इस क्रिया को डायापेडोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायापेडोसिस। क्या बोलते हैं? डायापेडोसिस। तो इनके अंदर ये क्षमता होती है, यानी कि ये ब्लड की वेसल्स को आर पार
चली जाती हैं। उसके बाद में क्या यही सेब थोड़ी होंगे, और भी होंगे। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है आपने देखी होगी, ब्रांचेड होती है, बहुत सारी शाखाएं उसमें निकली होती हैं, जैसे स्पाइडरमैन का जाला होता है ना, वैसी निकली होती है जो तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका कोशिका जो आपकी नर्व सेल है वो कैसी होती है, ब्रांचेड होती है ना, कैसी होती है, ब्रांचेड होती है। कुछ सेल जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर लगी रहती हैं वो कैसी होती है, कॉलमनर होती हैं। कैसी होती हैं, कॉलमनर होती हैं, यानी कॉलम के फॉर्म में लगी हुई रहती है ना। और जो मीजोफिल सेल होती है वो राउंड या फिर ओवल होती है। जो पत्तियों के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, लीफ के अंदर, पत्ती के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, राउंड और ओवल होती है। कैसी होती है, राउंड और ट्रेकियल, है ना। जो ट्रेकियल ट्यूब के अंदर जो सेल्स होती हैं, है ना, वो इलोंगेटेड होती है, यानी कि लंबी लंबी कोशिकाओं के रूप में लगी रहती है, यानी कि एक ट्रेकियल ट्यूब की तरह लगी रहती हैं। ठीक है, तो इनके जो साइज हैं वो ये हैं, और इनके जो शेप हैं ये दो मैंने लिख दिए हैं मोस्टली, और जो है वो भी मैं आपके इधर करके क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ सिर्फ उनके नाम। एक आपकी जो इंटेस्टाइन की सेल रहती हैं वो कैसी होती है, पॉलीमर। कैसी होंगी, राउंड ओवल, यानी कि अंडाकार या फिर राउंड होंगी। कैसी होंगी, अंडाकार होंगी या फिर राउंड होंगी। नर्व सेल्स जो होंगी वो तो शेप ऑफ सेल, आरबीसी का जो शेप होता है वो राउंड बाइकॉन्केव होता है। डब्ल्यूबीसी का कैसा होता है, अमीबॉइड होता है, यानी कि अमीबा की तरह होता है। ये अपने शेप को क्या करती रहती हैं, बदलती रहती है। और इनमें एक, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ब्लड वेसल दिखा दूँ, है ना, तो ये क्या करती हैं, ये इससे आर पार गुजर के जा सकती हैं। और इनकी इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, डायापेडसिस बोलते हैं, है ना। इंटेस्टाइन की जो सेल होती है वो कॉलमनर होती है, यानी कॉलम के फॉर्म में ऐसे ऐसे करके क्या होती हैं, लगी रहती हैं। ठीक है, जो मीजोफिल होती हैं, मीजोफिल कैसे होती है, राउंड और ओवल होती हैं, यानी जो मीजोफिल सेल होती हैं वो ऐसे ऐसे करके लगी हुई रहती हैं, ऐसे ऐसे करके क्या होती हैं, लगी रहती हैं। उसके बाद में जो नर्व सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, ब्रांचेड होती हैं। और ट्रेकेट होती हैं वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती हैं। तो देखो सेल के जो शेप है, अभी मैंने कोई डायग्राम बना के दिखाया तो मैं उनको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। सेल से कॉलमनर होंगे, थर्ड लाइक यानी कि तंतु के आकार के होंगे, डिस्क से भी यानी कि डिस्क के आकार के होंगे, क्यूबॉइडल होंगे, जैसे कि अभी क्यूबॉइडल बना के बताया था मैंने आपको। इर्रेगुलर सेल्स होती हैं और पॉलीगोनल, यानी कि जिनके बहुत सारे गोनल का मतलब होता है किनारे। ठीक है, जिनमें बहुत सारे किनारे निकले हुए रहते हैं, वो क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से जो सेल्स का ये वाला सिस्टम था हमारा निपट चुका है पूरी तरह से। हम लोग अब पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को। इसको पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को, कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है। क्योंकि हमने मोनेरा पढ़ा कि मोनेरा की सेल कैसी होती है, सेल के शेप और उसके साइज वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से वो होती है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे यूकैरियोटिक कोशिका पर। ठीक है, इसको और आप जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे। तो आप कहाँ पहुँच गए भाई, प्रोकैरियोटिक सेल पर पहुँच गए हम लोग। कहाँ पहुँच गए, प्रोकैरियोटिक सेल पर। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, बेसिकली इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो हम लोग पहले से पता लगा चुके हैं। अब उन चीज़ों को दोबारा रिपीट करने की हमें ज़रूरत अभी नहीं है। हम लोग अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या है और किस किस के अंदर होती है। तो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल किस किस के अंदर होती है, तो सबसे पहले तो आ जाता है बैक्टीरिया, है ना। किसके अंदर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होगी। उसके बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी, बोले तो साइनोबैक्टीरिया। कौन आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया।
ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और क्या आ जाएगा माइकोप्लाज्मा पीपीएल। इनके पास क्या क्या होता है, एक तो इन सेल्स की या फिर जो ये जो जीव हैं इनकी एक खासियत रहती है। सबसे पहली खासियत इनकी ये है कि फास्टर मल्टीप्लाई, यानी कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, फास्टर मल्टीप्लाई। दूसरी चीज़ इनके पास क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि ये स्मॉलर होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक और चीज़ है, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये सारी चीज़ें इनमें भी होती हैं, लेकिन इनके पास एक यूनिक कैरेक्टर ये है कि सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है। सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर? ये माइनस का मतलब ये है कि अब्सेंट है। ठीक है। तो इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, स्मॉलर होते हैं ये सभी, फास्टर मल्टीप्लाई करते हैं ये सभी, लेकिन इन दोनों में ये वाली चीज़ आपको याद रखने की कि इनके पास सेल वॉल होती है और उनके पास में सेल वॉल नहीं होती है। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप आपको यहाँ पे बताए गए हैं। एनसीईआरटी के अंदर बैक्टीरिया के कितने बेसिक शेप हैं? 4 बेसिक शेप हैं। बैक्टीरिया इसके 4 बेसिक शेप हैं, और वो 4 बेसिक शेप कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पेरियो। ठीक है। बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरलम। ये 4 जो हैं वो बैक्टीरिया के बेसिक शेप हैं। यानी कि बैक्टीरिया के कितने बेसिक शेप होते हैं? 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कितने बेसिक शेप होते हैं? 4 बेसिक शेप होते हैं। बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरलम। बैसिलस जो होते हैं वो मेनली रोड लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? रोड लाइक, जिन्हें आप हिंदी में पढ़े हैं छड़ के आकार के। कैसे होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं। कोकस कैसे होते हैं? स्फेरिकल। कैसे होते हैं? स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि राउंड, गोल। ठीक है। उसके बाद में जो विब्रियो होते हैं वो कैसे होते हैं? कोमा। कैसे होते हैं? कोमा के आकार के। कैसे होते हैं? कोमा के आकार से। और ये जो होते हैं ये ऐसे होते हैं रिबन लाइक। कैसे होते हैं? रिबन लाइक। जैसे रिबन होता है ना, वो आपने देखा होगा कई बार सजाते हुए, वो तुम्हारे यहाँ जो अपने यहाँ मतलब गाँव में ले जाके वो सस्ती वाली गाड़ी सजा लेते हैं ना, रिबन लेके उसको घुमा के, स्पेरिकल है ना, तो वही स्पाइरलम होता है। ठीक है। सॉरी, स्पेरिकल नहीं, स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब इम्ठा हुआ। ठीक है। कैसा होता है वो? इम्ठा हुआ। जब उसको रिबन लेके उसको फिर थोड़ा सा घुमा देते हैं, उसमें 2-4 फेर डालने के बाद में फिर उसको लगा देते हैं, जैसे कि सजा दिया है। ठीक है। तो ये रिबन लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? रिबन लाइक, रिबन के आकार के। कैसे होते हैं? रिबन के आकार के, यानी कि रिबन की तरह होते हैं, या फिर स्पाइरल बोल सकते हैं। क्या होते हैं? स्पाइरल। स्पाइरल जैसे आपकी जो स्पाइरल बाइंडिंग में रहती है ना, ये घुमाव वाली बाइंडिंग जो आपके नोट्स आप यूज करते हैं ना, तो स्पाइरल का मतलब होता है घुमाव वाला, है ना, छल्लेदार। एक तरह से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसको? छल्लेदार कह सकते हैं। क्लियर? लिख लीजिए। देखो थोड़ा सा एनसीईआरटी में और देख लो आप लोग। एनसीईआरटी में कुछ जो डायग्राम में सारे दिए हुए हैं ना, उनके बारे में और बता दे रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में हम आगे
वेट की जो प्रोकैरियोटिक सेल की जानकारी है वो लेंगे। तो डायग्राम में साइज दिया हुआ है इसका, एक देखो आपको डायग्राम दिया हुआ है इसमें टिपिकल बैक्टीरिया का साइज डायग्राम के हिसाब से कितना दिया हुआ है इसमें 1 to 2 म्यू, यानी कि 1 से 2 म्यू साइज दिया हुआ है। डायग्राम अगर आपको डायग्राम के हिसाब से बैक्टीरिया का साइज पूछता है, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज, तो कितना आपको बताना है वहाँ पे 1 से 2 म्यू, ठीक है। वहाँ पे 3 से 5 म्यू वाला नहीं चलेगा, 1 से 2 म्यू है अगर डायग्राम आपको दिया हुआ है तब, ठीक है। और वैसे ही आपको और भी ये डायग्राम के हिसाब से क्या बताया वहाँ पे, एक बताया आपको एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज दिया हुआ है, बड़ी सी सेल बनी हुई है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, जिसका साइज दिया आपको कितना 10 से 20 म्यू। वहाँ पे आपको छोटे छोटे पीपीएलओ भी दिखाए हुए हैं दाने की तरह गोल गोल, उनका साइज दिया हुआ आपको 0.1 म्यू। और वहीं पे आपको वायरसेस दिखाए गए हैं। वायरस जो हैं वो सेल में काउंट नहीं होते हैं, वायरस जो है वो सेल में काउंट नहीं होते हैं, लेकिन उनका साइज यहाँ पे दिया हुआ है क्या है 0.02 से 0.2 म्यू तक, ठीक है। वायरस जो है वो कड़ी है किसकी कड़ी, हाथ की नहीं कड़ी, वो वायरस कड़ी है निर्जीव और सजीव के मध्य की कड़ी। क्यों? क्योंकि जब वो किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं, और होस्ट सेल से अलग कर लिए जाते हैं तो उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, यानी कि क्रिस्टलाइज कंडीशन में भी उनको रखा जा सकता है, यानी कि वो सजीव के पास से जैसे हटाएंगे तो वो निर्जीव हो जाएंगे, और सजीव के कांटेक्ट में आते ही वो फिर से क्या हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं। तो ये डायग्राम वाले भी आपको अच्छे से देख लेना है, एनसीईआरटी का बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना आपको। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना है 1 से 2 म्यू है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना 10 से 20 म्यू है। वहीं पे आपका एक और दिया पीपीएलओ का साइज जो कि मैंने आपको लिख दिया था 0.1 म्यू है, और वायरसेस का साइज भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जो आपको याद कर लेना है कितना है 0.02 से 0.2 म्यू एम। क्लियर? अब हम लोग चल रहे हैं किसकी जानकारी पर, हम लोग चल रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की जानकारी पर। आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है, तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो कोशिका है कहाँ है, ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहली बात तो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई इनके चारों ओर तो कोई झिल्ली नहीं होती ना, तो राइबोसोम तो मोस्टली ये बात है कि इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन लल्लन आप बताइए कि कौन से वाले होंगे 70S राइबोसोम की बात करते हैं, कौन से होंगे 70S राइबोसोम होते हैं, ठीक है। जो कहाँ पे होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं होती ना इनमें, तो ना इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता। तो जब इनके अंदर वो सब नहीं होते तो सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर इनके 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? क्या डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है कि नहीं होता? हाँ डीएनए होता है ना। इनके पास क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या है होता है, लेकिन नेक्ट होता है। नेक्ट का मतलब यह है कि हिस्टोन के द्वारा इसकी पैकेजिंग हुई नहीं होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो हिस्टोन के द्वारा पैक्ड हुआ नहीं होता है, यानी कि नॉन हिस्टोन वाला डीएनए होता है। कैसा होता है? नॉन हिस्टोन वाला डीएनए, है ना। कैसा होता है? नॉन हिस्टोन, यानी कि इनके डीएनए में क्या होता है, हिस्टोन अब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इनके डीएनए में, यानी कि डीएनए जो है इनका वो हिस्टोन के चारों ओर या फिर हिस्टोन के द्वारा ये पैक्ड हुआ नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर हिस्टोन से पैक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो नेक्ड का मतलब ये है कि नंगा, ठीक है, यानी कि वो ढका हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्ड होता है। कैसा होता है? नेक्ड होता है। डीएनए कैसा होता है इनका? नेक्ड, ठीक है, यानी कि हिस्टोन प्रेजेंट नहीं है, ढका हुआ नहीं है। एक और बात है, इनका जो ये डीएनए है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो जीसी रिच होता है। जीसी रिच, जी और सी और रिच। यहाँ पे जीसी का मतलब क्या है? गुआनिन और साइटोसिन अधिक होता है इनके अंदर। क्या होता है?
जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा एडेनिन और थाइमिन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो जीसी रिच डीएनए इनके अंदर होता है। किनके अंदर होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जीसी रिच डीएनए होता है। डीएनए नैक्ड होता है, यानी कि हिस्टोन के द्वारा पैक्ड हुआ नहीं होता है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गया है? किसी तरह की कोई दिक्कत अगर हो तो बताइए। नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी हुई है आपके पास में डीएनए से रिलेटेड, के एनसीईआरटी ने बताया आपको कि बैक्टीरिया के पास में क्या होता है, एक जीनोमिक डीएनए। क्या होता है? जीनोमिक डीएनए, जिसको क्या कह सकते हैं आप? स्मॉल सर्कुलर डीएनए। क्या कह सकते हैं? स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी कह सकते हैं। जीनोमिक डीएनए के बाहर क्या होता है? कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको क्या कहते हैं आप? प्लाज्मिड कहते हैं। तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है भाई साहब? जीनोमिक डीएनए, यानी कि जो इसका जीनोमिक डीएनए है, इसके आउटर, इसके बाहर एक और डीएनए होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्मॉल सर्कुलर डीएनए। और ये जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, इसी को क्या कहते हैं? कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड्स किसको कहते हैं? प्लाज्मिड्स कहते हैं स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जो कि जीनोमिक डीएनए का आउटर होता है, यानी कि जीनोमिक डीएनए के अलग एक और डीएनए होता है, जिसको स्मॉल सर्कुलर डीएनए कहते हैं। और वो स्मॉल सर्कुलर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड कहलाता है। बैक्टीरिया के अंदर ये होता है। तो प्लाज्मिड किसका यूनिक कैरेक्टर है? बैक्टीरिया। ठीक है, प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जीनोमिक डीएनए, यानी कि इनका जो ये नेक्ड डीएनए ये पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जीनोमिक डीएनए का अलग क्या होता है? सर्कुलर डीएनए एक और होता है, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी तरह की कोई अगर परेशानी, कोई दिक्कत अगर हो तो आप बता दीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ? मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी, तुम कहाँ हंसी हो यार? ये इनका मेन डीएनए है। क्या है इनका? मेन डीएनए। वो एक ग्रीन वाला हमारा मार्कर था। चलो, यहाँ पे एक छोटा सा और डीएनए होता है, जो क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए। क्या होता है? एक छोटा सा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। ये इनका डीएनए है, मेन डीएनए। मेन डीएनए यानी कि जो इनका जीनोमिक डीएनए है, मुख्य डीएनए। ठीक है, उसके साथ में क्या है? ये एक एक्स्ट्रा डीएनए है। क्या है भाई साहब? ये एक इनका एक्स्ट्रा डीएनए। और ये एक्स्ट्रा डीएनए सर्कुलर डीएनए है। कैसा है? सर्कुलर डीएनए है। इस एक्स्ट्रा डीएनए को आप क्या कह सकते हो? प्लाज्मिड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्लाज्मिड कह सकते हो, या फिर इसको सर्कुलर डीएनए भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सर्कुलर डीएनए भी कह सकते हो। तो इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेट की क्षमता होती है। रहता है प्लाज्मिड के अंदर सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? स्वयं से स्वयं को बना लेने की क्षमता इसके अंदर होती है। और लेकिन ये डीएनए कैसा होता है? सिंगल पीस है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है भाई साहब। ये बात आपको याद रखनी है। पीस सिंगल है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। एक और चीज बताई मैंने आपको कि ये सेल्फ रेप्लिकेट करने में क्या होता है? सक्षम होता है। सेल्फ रेप्लिकेट करता है, यानी कि स्वयं से स्वयं को बनाता रहता है। और कैसा होता है? ये आपको याद रखना है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि डीएस। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, एसएस नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? ये किसकी सेल होगी? बैक्टीरिया की सेल होगी। बैक्टीरिया की सेल के अंदर मेन डीएनए के अलग एक और डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, जिसे प्लाज्मिड कह सकते हैं या सर्कुलर डीएनए कह सकते हैं। ये क्या करता है? सेल्फ रेप्लिकेट करता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये होता सिंगल ही पीस है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है। आप यहाँ पे याद रखें, सिंगल का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड बिल्कुल भी नहीं है। जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है, या जो बोला जा रहा है आप उसको बिल्कुल भी ये ना माने कि सिंगल का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड है। सिंगल का मतलब सिंगल पीस, यानी कि एक सिंगल पीस है। ठीक है, लेकिन है डबल स्ट्रैंडेड। हल्के में नहीं लीजिए, आप उसको समझ गए। किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो बताओ आप। कोई परेशानी लिख लीजिए। अभी हमने किस तरह की वो बनाई थी? क्या बनाई थी? कोशिका बनाई थी।
किसकी कोशिका बनाई थी? बैक्टीरिया। उसके अंदर एक इस तरह का डीएनए डाला था और एक इस तरह का डीएनए डाला था। ये डीएनए जो था इसका प्लाज्मिड था, क्या था? प्लाज्मिड था। और ये डीएनए जो था वो इसका क्या था? मेन डीएनए था, यानी कि जीनोमिक डीएनए। कैसा डीएनए? और जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए को आप न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो? न्यूक्लियोइड कह सकते हो। और क्या कह सकते हो इसको आप? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कह सकते हो। अब इसको आप क्रोमेटिड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? और क्या कह सकते हो इसको? क्रोमेटिड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? क्रोमेटिड। बट क्रोमोसोम नहीं कह सकते। और अगर क्रोमोसोम कहोगे भी तो सिंगल क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम कहोगे भी तो कितना क्रोमोसोम है? सिंगल। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया भी था कि बैक्टीरिया के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? सिंगल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ऐसे तो इसको आप क्रोमोसोम कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप क्रोमोसोम इसको कहोगे तो सिंगल ही क्रोमोसोम कहोगे। तो बैक्टीरिया सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? सिंगल क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम होता है? और आप इसको क्या कह सकते हो? सिंगल क्रोमोसोम। क्या कह सकते हो? सिंगल क्रोमोसोम। क्लियर? किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये और लिख लो जल्दी से, छोटा सा उसी डायग्राम में। अब देखो जो अभी हमने पढ़ा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स ये किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर होते हैं? बैक्टीरिया के अंदर। तो प्लाज्मिड डीएनए जो है इनका काम क्या है? बैक्टीरिया को ये क्या कुछ मतलब ऐसी बेवजह में प्रेजेंट है उनके अंदर, या कुछ मतलब फायदा वायदा भी इनका है? तो सबसे पहली बात तो ये क्या करते हैं, ये यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है बैक्टीरिया का, या फिर बैक्टीरिया के यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को बताते हैं। क्या करते हैं ये? यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को क्या करते हैं? बताते हैं। और क्या करते हैं? रेजिस्टेंस देते हैं। क्या करते हैं? रेजिस्टेंस देते हैं। किसके प्रति? एंटीबायोटिक प्रति, है ना। रेजिस्टेंस फॉर एंटीबायोटिक। क्या करते हैं? रेजिस्टेंस फॉर एंटीबायोटिक। दूसरा क्या काम है इनका? रेजिस्टेंस फॉर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के प्रति, जो एंटीबायोटिक होते हैं उनके प्रति रेजिस्टेंस भी कौन देता है बैक्टीरिया को? प्लाज्मिड डीएनए। जैसे तुम अपना बैक्टीरिया से बचाव करने के लिए क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हो। लेकिन ये बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ तो होगा, वो भी तो अपना बचाव करेगा कि नहीं करेगा? तो वो अपना बचाव करने के लिए क्या रखता है? प्लाज्मिड डीएनए रखता है। ये प्लाज्मिड डीएनए उससे रेजिस्टेंस देता है इसको, यानी कि उससे बचाता है। किससे बचाता है? एंटीबायोटिक से। जो एंटीबायोटिक आप उसको खत्म करने के लिए लेते हो, उस एंटीबायोटिक से बचाने के लिए इसके पास अपना एक हथियार होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है? रेजिस्टेंस देता है एंटीबायोटिक के प्रति। किसको? बैक्टीरिया को। ठीक है। और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में मॉनिटरिंग भी इसी के द्वारा की जाती है। जब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पर जो मॉनिटरिंग की जाती है, या फिर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की मॉनिटरिंग किसका काम है? इसी का काम है, प्लाज्मिड डीएनए का। इसका क्या काम है? एक काम हो रहा है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की मॉनिटरिंग, है ना। ये भी किसका काम है? प्लाज्मिड डीएनए का ही काम है। तो प्लाज्मिड डीएनए के क्या क्या काम हो गए? एक तो ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर बताता है, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर बताता है किसके? बैक्टीरिया के। यानी कि बैक्टीरिया का जो फिनोटाइप है वो यूनिक कर देता है किससे? अनदर प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है। दूसरा क्या काम है? ये रेजिस्टेंस देता है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाने के लिए। और क्या है? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की मॉनिटरिंग भी प्लाज्मिड डीएनए का ही काम है। ठीक है। इंफ्यूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स में पाया जाने वाला एक यूनिक कैरेक्टर है इनका, या फिर एक मान लीजिए यूनिक अभिलक्षण। ठीक है। तो इंक्लूजन किस में प्रेजेंट होते हैं?
अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंक्लूजन यूनिक कैरेक्टर है किसका? यूनिक कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का यूनिक कैरेक्टर इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जो होते हैं वो ग्रैनुलोज है ना, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रैनुलोज है ना, साइनोफाइसिन ग्रैनुलोज, जो अलग अलग तरह के पिगमेंट को रखने के लिए इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी इनके बारे में थोड़ा सा और हम आगे जाके पढ़ लेंगे है ना, इंक्लूजन के बारे में। और एक होता है मीजोसोम। मीजोसोम, मीजोसोम का प्रेजेंट होना भी एक स्पेशलाइज कैरेक्टर है किसका? प्रोकैरियोट का, है ना। ये भी क्या है? एक अपना ही एक अलग कैरेक्टर है किसका? प्रोकैरियोट का, ठीक है। ये भी यूनिक कैरेक्टर है, मान लीजिए। इंक्लूजन का प्रेजेंट होना भी एक यूनिक कैरेक्टर है। मीजोसोम का प्रेजेंट होना भी क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इसका एक मेन कैरेक्टर है मीजोसोम का प्रेजेंट होना, है ना। यानी कि ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। कौन? मीजोसोम। मीजोसोम किसमें प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। क्लियर? एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो ये प्लाज्मिड डीएनए है इसकी मॉनिटरिंग करता है, लेकिन प्लाज्मिड डीएनए के साथ कुछ और भी वहाँ पे रहता है जो फॉरेजन डीएनए होता है, यानी कि बाहरी डीएनए, फॉरेजन डीएनए, है ना। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की मॉनिटरिंग काम है किसका है? प्लाज्मिड डीएनए का है। लेकिन इसमें एक और चीज प्लस में रहती है, यहाँ पे इसके साथ में प्लस में रहता है, प्लाज्मिड डीएनए के साथ में प्लस में रहता है, कौन रहता है? फॉरेजन डीएनए। ये इसके साथ मिलकर ही ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन की मॉनिटरिंग करता है। प्लाज्मिड डीएनए फॉरेजन डीएनए के साथ मिलकर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन की मॉनिटरिंग करता है। क्लियर? समझ आया? देखो यहाँ प्लाज्मिड डीएनए यूनिक कैरेक्टर फिनोटाइप, यानी कि यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है किसका? बैक्टीरिया का, ठीक है। ये क्या करता है? रेजिस्टेंस देता है एंटीबायोटिक के प्रति। और क्या करता है? ये मिलता है किसके साथ में? फॉरेजन डीएनए के साथ में मिलता है और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की मॉनिटरिंग करता है। यानी कि ये इसके साथ मिलेगा, प्लाज्मिड डीएनए फॉरेजन डीएनए के साथ में मिलेगा और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा। क्लियर? उसके बाद में इंक्लूजन बॉडी का प्रेजेंट होना भी एक इसका प्रोकैरियोट्स का यूनिक कैरेक्टर है, और मीजोसोम का प्रेजेंट होना भी प्रोकैरियोट का क्या है? एक यूनिक कैरेक्टर, यानी कि ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई परेशानी अगर हो तो बता दीजिए। और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, क्रोमेटोफोर और पॉलीजोम, वो भी सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन? क्रोमेटोफोर, और क्या होता है? पॉलीजोम। पॉलीजोम का मतलब समझते हो आप? राइबोसोम से बन जाएगा और राइबोसोम की एक चेन बन जाएगा, बहुत सारे राइबोसोम एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीजोम। तो ये भी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये भी इन्हीं का यूनिक कैरेक्टर। तो ये प्रोकैरियोट्स के यूनिक कैरेक्टर हैं। कौन कौन? इंक्लूजन बॉडी, मीजोसोम, क्रोमेटोफोर और पॉलीजोम, ये सब क्या है? यूनिक कैरेक्टर हैं किसके? प्रोकैरियोटिक सेल के। क्लियर? यहाँ तक अगर किसी तरह की कोई आपको दिक्कत रही हो तो बता दीजिए। नहीं है ना? नहीं है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए इसे आज की क्लास में ये मीजोसोम के बारे में और पढ़ लेंगे, फिर कल हम पढ़ेंगे सेल एनवेलप। ठीक है? मीजोसोम जो है वो जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये कोशिका है नॉर्मली, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसमें कुछ इनफोल्डिंग बनेगी। क्या बनेगी? कुछ इसेंशियली इनफोल्डिंग बनेगी। ऐसे मान लो, ऐसे करके यहाँ मान लो,
ये मेसोसोम, ठीक है। यानी कि जो इसकी जो मेम्ब्रेन है सेल की, मेम्ब्रेन में इसेंशियली कुछ इनफोल्डिंग बनती है जिनको मेसोसोम कहते हैं। यानी कि इसेंशियली इनफोल्डिंग जो होती है वही क्या बनाती है, मेसोसोम बनाती हैं। और ये इसेंशियली जो इनफोल्डिंग बनती है वो किस में बनती है, सेल की मेम्ब्रेन में। कहाँ पे बनती है, सेल की मेम्ब्रेन में, है ना। और ये भी किस में होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, ठीक है। तो मेसोसोम जब बनेगा तो वो कैसे बनेगा, सेल के जो मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर कुछ इसेंशियली क्या होंगे, इनफोल्डिंग बनेंगे। और इन इसेंशियली इनफोल्डिंग बनने की वजह से मेसोसोम का निर्माण हो जाएगा। यानी कि यही इनफोल्डिंग क्या होते हैं, मेसोसोम होते हैं। क्या होते हैं, मेसोसोम होते हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। क्या करते हैं, मान लीजिए अभी जब मैंने सिंपल बनाई थी तो सरफेस एरिया कम था। अभी ये जब अंदर जाके इनसे कर लिया तो इन्होंने क्या कर दिया, सरफेस एरिया को और ज़्यादा क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, यानी कि इंक्रीज कर दिया है। तो मेसोसोम के लिए अगर आपको बताया जाए तो क्या है मेसोसोम, मेसोसोम इनफोल्डिंग है। क्या है, इनफोल्डिंग है, किसकी, मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, है ना। मेम्ब्रेन में इसेंशियली इनफोल्डिंग बनती है जिससे क्या बन जाता है, मेसोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है, मेसोसोम बन जाता है। और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। मेसोसोम क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। और बनते कैसे हैं ये, इसेंशियली इनफोल्डिंग। और ये इनफोल्डिंग किसमें बनती है, मेम्ब्रेन में। किसमें होती है, मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो इसेंशियली इनफोल्डिंग बनती है मेम्ब्रेन के अंदर, जो क्या होती है, मेसोसोम होती हैं। और ये इनका काम क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना इनका काम है। क्लियर, यहाँ तक आज की क्लास में समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत, कल हम लोग पढ़ेंगे सेल एंड ब्लॉक।